हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आई होप आप लोगों से ईजिली हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है बच्चों, अभी देखो, हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी फैराडे के फर्स्ट लॉ की। वो क्या बोल रहा था कि जितना ज़्यादा तुम इलेक्ट्रिसिटी दोगे या जितना ज़्यादा चार्ज दोगे तुम इलेक्ट्रोलाइट को, उतना ही ज़्यादा वो टूटेगा, और जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ही वो जाके इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाएगा ना। कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा दोगे उतनी ज़्यादा जाके तुम्हारा जो केमिकल वेमिकल जाके चिपकेंगे। जैसे सोडियम चिपक रहा था, क्लोरीन चिपक रहा था, है ना। जैसे उसने ये बात बोली थी। फॉर्मूला उधर से हमारे पास आया था W=Z/Q। डब्ल्यू था तुम्हारा मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोड, Q था चार्ज, Z था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z का फॉर्मूला था तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे? एटॉमिक मास अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Q का एक और फॉर्मूला भी था I/में करंट इंटू में टाइम। वो भी हमने पुट करके क्वेश्चन निकाल लिए थे। तो इसने सिंपल सी बात क्या बोली थी कि जितना ज़्यादा तुम करंट दोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मास चिपकेगा तुम्हारे केमिकल का। इलेक्ट्रोलाइट से जो भी केटाइन एटाइन टूटेंगे वो उतनी ज़्यादा चिपकेंगे तुम्हारी इलेक्ट्रोड पे। ठीक है बच्चों, अभी एक और क्वेश्चन उसी पे बेस्ड कर लेते हैं। और हाँ, हमें ये भी जानते हैं कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 96500, जिसे हम फेराडे बोलते हैं ना, 1 फेराडे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। और हाँ, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात ना हमने बहुत अच्छे से, हमने नस्ट इक्वेशन की बात करी थी। नस्ट इक्वेशन में हमने इसको बहुत अच्छे से हमने वो पढ़ा था। हमने कैलकुलेट भी करके देखा था कि ये 96500 कैसे आया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 96500। ठीक है बच्चों, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है 1 मोल ऑफ H2O टू O2। जब इस क्वेश्चन में बोल के आ रहा है कि चार्ज निकालो जब ऑक्सीडेशन होगा H2O से, जब O2 फॉर्म होगा तो बताओ कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। हमने जब H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करा था, हमने बोला था जब 2 मोल पानी टूटेंगे, और किस में टूटेंगे? 2 हाइड्रोजन गैस में, 2 मोल हाइड्रोजन गैस में और 1 ऑक्सीजन गैस में, है ना। हमने बात करी थी कि 2 मोल पानी को तोड़ने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल पानी को तोड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। हमें पता चल गया कि एक H2O को O2 में फॉर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, बस हमें इलेक्ट्रॉन पता चल गए। हमें निकाल दो चार्ज कितना होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96500। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 2 इंटू में 96500, 19,193,000 कुलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलाम। या फिर इस तरह से भी देख सकते हो। देखो, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? 1 मोल H2O से 1 मोल O2 बना रहे हैं, कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि 1 मोल H2O से 1 मोल ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। और बच्चों, जब ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होती है ना, तो इस पर चार्ज कितना होता है? 0। तो -2 से 0 चार्ज फॉर्म हो रहा है ना बच्चों। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। हमें यही तो जानना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। हमें पता चल गया कि जब 1 मोल ऑक्सीजन से, जब 1 मोल H2O से 1 मोल ऑक्सीजन बन रहा है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है। ठीक है, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो टोटल चार्ज कितना गया है, इसे कितना लगा इस रिएक्शन में? 2 इंटू में 96500 कर दो। 1 मोल पे चार्ज इतना होता है, 2 पे इतना होगा। आई होप आप समझ रहे होगे। एक जल्दी से लास्ट और देख लेते हैं इसी का पार्ट। NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, ये अब देखो, ये क्या बोल रहा है? 1 मोल FeO से 1 मोल Fe2O3 जब बना रहे हैं तो उसके अंदर कितना चार्ज लग रहा है। देखो, Fe पे चार्ज कितना होता है? +2। और ये Fe2O3 किस में टूटता है? Fe2O3 किस में टूटता है? +3 में, -2 में। तो इधर Fe पे कितना चार्ज है? +3। इधर Fe पे चार्ज है +2। +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी किसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा? एक मोल Fe+2 ने 1 मोल Fe+3 को जब फॉर्म करा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इस रिएक्शन में कितना चार्ज ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड हुआ? 96500। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96500, उतना ही रिक्वायर्ड हुआ। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो निकलते टाइम उस पर कितना चार्ज है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 इंटू में 96500 चार्ज होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना होगा। खुद से थोड़ा सोच के देखना, चीज़ें समझ आएंगी, नहीं आए तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चों फैराडे के सेकंड लॉ पे। ठीक है, देखो बच्चों, फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि मान लो जब तुमने 2 सेल को आपस में कनेक्ट करा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया, एक ले लिया, इन दोनों को तुमने आपस में कनेक्ट कर लिया, कि इन दोनों के इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर लिया। देख रहे हो, ये पहली वाली डॉट चौथी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दी, बैटरी लगा दी, और ये दोनों इलेक्ट्रोड भी आपस में कनेक्ट कर दी। इन दोनों को यानी कि सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। सीरीज़ पैरेलल तुम पढ़ते हो ना फिजिक्स में, सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा दिए, पैरेलल में लगा दिया ना, तो सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया।
ठीक है। अब एक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कुछ हो रहा है, एक में कॉपर सल्फेट है, एक में जिंक सल्फेट। अब ये क्या बोलता है तुम्हारा फैराडे बाबा का दूसरा लॉ, ये बोलता है कि तुम जितने ज़्यादा तुम मतलब उतना ही ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा तुम्हारे इलेक्ट्रोड पे, जितना ज़्यादा तुम्हारा केमिकल सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट होगा। कहने का मतलब कि जैसे मान लो कॉपर डिपॉजिट हो गया तुम्हारी कैथोड पे, सी सॉलिड में डिपॉजिट हो गया, वो बोले उतना ही ज़्यादा डिपॉजिट होगा जितना कॉपर का इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है। देखो एक बार क्या बोलना चाह रहा है कि डब्ल्यू ऑफ सब्सटेंस, डब्ल्यू क्या है, सब्सटेंस तुम्हारा डिपॉजिट होने वाला उतना ही ज़्यादा होगा जितना इक्विवेलेंट वेट होगा उस सब्सटेंस का। डेफिनेशन में देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है। देखो, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन, क्या बोल रहा है, जब दोनों में एक जैसी इलेक्ट्रिसिटी दी या एक जैसा चार्ज दिया, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के सेल में एक जैसा चार्ज दिया, ठीक है, देन मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। है ना, कि जब भी दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ली, ये टूटेगा, चिपकेगा अपने इस पे इलेक्ट्रोड पे जाके, उतना ही ज़्यादा चिपकेगा जितना ज़्यादा उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। तो देखो इधर से हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यू ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, इसे एग्जांपल के हिसाब से देख लेते हैं। और हाँ, दोनों में चार्ज सेम पुट कर रहे हैं, याद रखना है ना। तो देखो, मास ऑफ कॉपर उतना ही डिपॉजिट होगा जितना इक्विवेलेंट मास होगा कॉपर का। फर्स्ट सेल में ये वाली बात होगी। सेकंड में क्या बात होगी कि जिंक उतना ही ज़्यादा डिपॉजिट होगा जितना ज़्यादा इक्विवेलेंट मास होगा जिंक का। ठीक है बच्चों, हमने 1 और 2 को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास डब्ल्यू सी यू अपॉन डब्ल्यू जेड एन किसके इक्वल आ गया, ई सी यू अपॉन में ई जेड एन। हमने बस इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। और इक्विवेलेंट मास बच्चों क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है एटॉमिक मास अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन की रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लगे, वही होता है तुम्हारा मतलब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन की रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लगे, उधर से पुट कर देना। ठीक है। अब बच्चों देखो, ये वाली चीज़ एक्चुअली आई कहाँ से, एक बार देख लेते हैं। देखो, हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था, किसी भी सब्सटेंस का मतलब कितना मास डिपॉजिट होगा इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू में चार्ज। सिमिलरली जिंक के लिए भी ऐसा हो जाएगा, डब्ल्यू जेड एन इज इक्वल टू जेड जेड एन और क्यू। ठीक है बच्चों, फैराडे फर्स्ट लॉ से आया ना ये, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू जेड अपॉन में सी यू। हमने बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हर एक केमिकल सब्सटेंस के लिए कॉन्स्टेंट होगा बट अलग होगा। तो इधर से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, हमने दोनों को क्या करा, डिवाइड कर दिया। दोनों में चार्ज सेम है तो क्यू से क्यू कट गया। ठीक है। अब हमें मालूम है कि जेड सी यू क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सी यू का कितना होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय तुम्हारा 96500। जेड ऐसे ही निकालते हैं ना, इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500। तो हमने जेड को पुट करा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय 96500। ऐसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिंक का रखा, वो क्या बोलता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय 96500। इससे ये कट गया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। बच्चों खुद से ट्राई करके देखना, इसको भी वही सेम बात। ठीक है। अभी तो कोई 2 साल की बात है, सिंपल सा फॉर्मूला, इसको याद रख लेना। बस जितना ज़्यादा इक्विवेलेंट मास होगा किसी भी सब्सटेंस का उतना ही ज़्यादा उसका मास डिपॉजिट होगा। ठीक है। इधर से हमारे पास रिलेशन आ गया। अगर मान लो 3 सेल की बात कर लेते तो उन तीनों को आपस में डिवाइड कर लेते। मान लो इधर एक और सेल कनेक्ट होता, AgNO3 उसके अंदर होता, तो उसको भी आपस में डिवाइड कर लेते। उधर से एक रिलेशन नहीं आ जाता, एक रिलेशन आया था, कॉपर और Ag को डिवाइड कर देते और एक बार जिंक और Ag को डिवाइड कर देते, तो इस तरह से रिलेशन आया था। एक जो मैं इस वीडियो लेक्चर के आते क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ, उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें 3 सेल वाली बात समझ में आएगी, लेकिन उसको बिना देखे खुद से ट्राई करके देखना बच्चों, डेफिनेटली हो जाएगा। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखते हैं, इस पर तुम्हें चीज़ें और बेटर समझ आएंगी। अब देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, कनेक्ट हैं आपस में, एक में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, एक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, और कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। ठीक है। वो कह रहे हैं एक में तुम्हारा AgNO3 है, एक में कॉपर सल्फेट, और सीरीज़ में कनेक्ट है। कह रहे हैं कि अगर 1.78 ग्राम Ag डिपॉजिट हो चुका है, कह रहे हैं कि 1.78 ग्राम सिल्वर ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है एक इलेक्ट्रोड पे। कह रहे हैं कि अब जो दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, इस फॉर्मूले को यूज़ करो, निकलेगा एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर दिया है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दिया है। देखो फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, फटाफट निकालते हैं। देखो फॉर्मूला ये होता है WAG अपॉन में WCU अपॉन में EAG ECU। इसको अगर तुम उल्टा भी कर लोगे जब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है। मास डिपॉजिट ऑफ सिल्वर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, और ये डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है बच्चों, ये हमने फॉर्मूला पुट करा। अब हमें देखो, हमें गिवन है W गिवन है हमें,
हमें EAG चाहिए, ECU चाहिए और WCU हमें निकालना है। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट हमें निकालना है। अब देखो इक्विवेलेंट में वेट ऑफ सिल्वर कैसे निकाल लेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर अपॉन में इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड रिएक्शन के अंदर, ऐसे ही कॉपर का निकाल लेंगे। सॉरी, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, की रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं बच्चों, ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेट है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेट है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल वेट ऑफ कॉपर कैसे निकाल लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ तुम्हारा ये कॉपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो सिल्वर AgNO3 किस में टूटता है, Ag प्लस में और NO3 में। Ag प्लस को Ag सॉलिड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे बच्चों। Ag प्लस को Ag सॉलिड बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, तो बस इसने एक इलेक्ट्रॉन को नीड लिया, तो इधर से हमारे पास सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं बच्चों, ये इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 107.8 अपॉन में n। इलेक्ट्रॉन इसके लिए एक है। इसी तरह से कॉपर के लिए भी निकाल लेते हैं। कॉपर सल्फेट किस में टूटता है, CO2 प्लस में, SO4 2 नेगेटिव में। अब कॉपर सॉलिड को चिपकाना है, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में हुए पार्टिसिपेट, 2। तो बस हमने इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया दोनों का, इसके अंदर पुट कर दिया, बस हम इधर से हमारे पास W कॉपर आ गया कि हमारा कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से सेल में इलेक्ट्रोड पे कितना ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इधर से हमारा आ गया अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड 0.317 ग्राम। इधर से हमने EAG पुट करा, ECU पुट करा, WAG हमें गिवन ही है और N हमें पता चल गया कि रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। Ag प्लस से Ag सॉलिड के लिए एक इलेक्ट्रॉन लगेगा, क्योंकि AgNO3 किस में टूटता है, Ag प्लस में NO3 नेगेटिव में, और कॉपर CO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा, CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कॉपर सॉलिड फॉर्म कर लेगा। बच्चों कुछ से चीज़ों को ट्राई करके देखना, जो क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ कर लेना, चीज़ें और बेहतर वे में समझ आएंगी। बच्चों कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बस मेहनत करोगे तुम्हें चीज़ें समझ आ जाएंगी। सच में बहुत ईजी है, बस तुम्हें इलेक्ट्रॉन वगैरह की पहचान करनी है कि कितना इलेक्ट्रॉन वगैरह लग रहा है रिएक्शन में, और फटाक से तुमसे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। इसी के साथ तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट ख़त्म। अब हम बात करेंगे तुम्हारी इलेक्ट्रोलिटिक वो कंडक्टेंस वगैरह जो होता है ना, कंडक्टिविटी है ना, ये सब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा कोल्रोस लॉ वगैरह बचेगा, और फिर तुम्हारी बैटरी कोशिश करेंगे इस हफ्ते के अंदर ये चैप्टर हो जाए। ठीक है बच्चों, चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते रहना और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहना चीज़ों को। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।